हाँ तो बच्चों, जो आज की हमारी शीट थी डेली डोज 3, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ना सेंटेंस दिए थे जिसमें आपको एरर्स निकालने थे। तो चलो एरर स्पॉटिंग करते हैं। देखो, फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? द गाजियाबाद डिजास्टर इज क्लियरली द प्रोडक्ट ऑफ ए सिस्टम that lack transparency and audits and does not yield to quick fixes or measures meant to aid deterrence। देखो, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? अभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, मान लो क्या सेंटेंस कह रहा है कि गाजियाबाद में कोई डिजास्टर हुआ है जो क्लियरली किस चीज़ का नतीजा है, किस वजह से हुआ है? दैट लैक ट्रांसपेरेंसी, ना तो हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है, एंड ऑडिट्स यानी ना कोई उसकी देख रेख कर रहा है, एंड डज नॉट यील्ड टू क्विक फिक्सेस, ना कोई यील्ड करना चाहते क्विक फिक्सेस यानी उस चीज़ को कोई ठीक भी नहीं करना चाहता। यील्ड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, एक वो कैब यहाँ से आ गई। यील्ड का मतलब हो गया टू प्रोड्यूस समथिंग, यानी जो आपको कोई रिजल्ट दे दे। यानी ना तो जो हमारा सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट है और ना ही वो किसी प्रकार का कोई रिजल्ट बनाना चाहते हैं। इस वजह से गाजियाबाद में ये डिज़ास्टर हुआ। क्विक फिक्सेस और मेजर्स मेंट टू एड डेटरेंस। देखो, डेटरेंस का मतलब होता है टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को डरा के कोई चीज़ करने से रोकना। टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये मतलब होता है किसका? डेटरेंस का। तो बेसिकली ये क्या है? इस सेंटेंस में एरर क्या आता है? देखो, मैंने पहले भी बताया था, अगर मीनिंग नहीं भी निकाल पा रहे हो तब भी कोई इशू नहीं है, एरर तो ग्रामर से ही निकल आएगा। देखो, सेंटेंस को मुझे देखते ही मिला। सबसे पहले इसका थोड़ा पोस्टमार्टम देखते हैं। दा क्या था? दा एक आर्टिकल था, आर्टिकल के बाद नाउन आना था। ये गाजियाबाद डिजास्टर एक पूरा नाउन की तरह काम कर गया, दो नाउन थे। वैसे डिजास्टर नाउन हो गया, गाजियाबाद अगर देखें तो एडजेक्टिव की तरह काम कर गया था। इज क्या थी दोस्तों? इज एक वर्ब थी। क्लियरली, जिसके पीछे भी एल वाई लगता है, वो एक एडवर्ब होती है। यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था? द गाजियाबाद डिजास्टर इज क्लियरली द प्रोडक्ट ऑफ ए सिस्टम दैट लैक्स। अब मुझे दिख गया यहाँ दैट। देखो, मुझे क्या दिख गया? मुझे दिख गया दैट। अब हमारी क्लास में अच्छे से हम लोगों ने किया है कि हु विच दैट जब भी कभी सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो वो वर्ब लेते हैं अपने से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। यानी इस दैट के बाद वर्ब कौन सी आई? लैक आई। और इससे पहले वाला नाउन था सिस्टम। तो ये सिस्टम कैसा था? ये सिस्टम सिंगुलर था क्योंकि इसके पीछे एस नहीं था। अगर ये सब्जेक्ट, ये सिस्टम सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसी आनी थी? सिंगुलर ही आनी थी। लेकिन लैक तो प्लूरल थी क्योंकि इसके पीछे एस या एस नहीं था। तो ये लैक किस में बदल जाता? ये लैक बदल जाता लैक्स में। यानी यहाँ सीखने को मिला कि दैट के बाद जब भी वर्ब आ जाए तो वो उससे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। चलो अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। चौधरी चरण सिंह द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मेड ए प्रपोजल टू द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1954। देखो, यहाँ सीखने वाली बात ये थी कि जब भी प्राइम मिनिस्टर यूज़ होता है ना, जब भी यूज़ हो जाए प्राइम मिनिस्टर, देखो जब भी यूज़ होगा प्राइम मिनिस्टर तो उसके साथ दा यूज़ होता है। ये अगर नाम आ जाए तो नहीं होता, अदरवाइज उसके साथ दा यूज़ होता है। यानी प्राइम मिनिस्टर दिख गया तो उसके साथ हमने दा आर्टिकल लगा दिया। लेकिन जब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का नाम आ जाए तो आर्टिकल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब जवाहरलाल नेहरू तो नाम था और प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल दा नहीं लगता। इसीलिए इस सेंटेंस में क्या एरर था? इस सेंटेंस में एरर था, इस थर्ड पार्ट के अंदर दा नहीं आना था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम दे दिया था। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगता नहीं था, तो इस दा को हटा देते तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस था, एज ए मिनिस्टर इन द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चौधरी चरण सिंह वांटेड नेहरू टू पास ए लॉ सो दैट जॉब्स एज गैजेट ऑफिसर्स कुड ओनली बीइंग फॉर दोज हु वांटेड टू और हैड मैरिड आउटसाइड देयर कास्ट। बेसिकली क्या था? जब चौधरी चरण सिंह जी एक मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, तब वो नेहरू जी से ये चाहते थे कि एक ऐसा कानून बना दो कि जो भी गैजेटेड ऑफिसर की जॉब लेना चाहेगा वो अपनी इंटरकास्ट शादी करे ताकि कास्टिज्म थोड़ा बहुत कम हो सके। लेकिन नेहरू जी एग्री नहीं हुए इस बात से। इस सेंटेंस में हमें क्या दिखे? हमें इस सेंटेंस में बच्चों दो एरर दिखे। देखो, ऑफिसर्स दिखा मुझे,
ऑफिसर्स के पीछे एस लगा था, एस देखते ही मैं समझ गया कि ये तो कोई नाउन था। भाई ऑफिसर होता है और ऑफिसर्स होता है, ये तो कोई नाउन था। अब नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। और आप जानते ही हो वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। वर्ब का काम नहीं करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहाँ ना बच्चों, यहाँ गैजेट ऑफिसर नहीं आना था, यहाँ आना था गैजेटेड ऑफिसर। इसकी V3 बना दी और वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। भाई कौन से ऑफिसर? वो ऑफिसर जो गैजेटेड है। इसके अलावा एक और सेंटेंस, इसी में एक और एरर दिखा, हमने क्लासेस में बहुत बार किया है कि कुड एक मोडाल है और मोडाल के बाद हमेशा ही हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म यानी V1 आती है। लेकिन यहाँ क्या यूज़ हो गई? यहाँ हो गई बीइंग, और बीइंग तो गलत थी क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दी, लेकिन मोडाल के साथ तो V1 आती है, तो यहाँ बी आना था। यानी इस सेंटेंस में दो एरर थे। गैजेटेड ऑफिसर्स कुड ओनली बी। क्या बनता सेंटेंस करेक्ट? एज अ मिनिस्टर इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चौधरी चरण सिंह वांटेड नेहरू टू पास ए लॉ सो दैट जॉब्स एज गैजेटेड ऑफिसर्स कुड ओनली बी फॉर दोज हु वांटेड टू और हैड मैरिड आउटसाइड देयर कास्ट। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये तो सेंटेंस पढ़ो। डिस्पाइट ऑफ बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना हैज़ few allies and friends except पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया। ये कह रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी चाइना के कुछ ही दोस्त हैं। फ्यू, देखो फ्यू दिखाता है कि कम ही है तो सही लेकिन कम ही है। और एलाइज का मतलब होता है दोस्त या साथी। इसी का एग्जैक्ट सिनोनिम और भी लगता है जिसको बोलते हैं क्रोनीज, यानी आपके फ्रेंड्स। तो ये कहता है कि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी चाइना के सिर्फ कुछ ही फ्रेंड्स है, एक तो पाकिस्तान है और एक आपका नॉर्थ कोरिया है। सेंटेंस में ना फर्स्ट पार्ट के अंदर ही एरर था। देखो डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी नहीं लगता, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। कैसे याद करेंगे भाई? हमने तो ऐसे याद किया था कि डिस्पाइट डी से डिलीट बनता है और डिस्पाइट से डी से स्टार्ट हो, यानी इसके साथ अगर ऑफ दिखे तो उसे डिलीट कर दो। तो सेंटेंस कैसे करेक्ट होता दोस्तों? इस ऑफ को हटा देते, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आओ। ये कहता है मिस्टर शी जिनपिंग, जो हमारे चाइना के प्रेसिडेंट है, वो क्या कर रहे हैं? फेल्स टू रियलाइज दैट द US status as a global leader was based not only on its wealth and military power but also the allure of their governance model। ये कह रहा है कि जो हमारे चाइना के प्रेसिडेंट है वो ये बात रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, इस बात को समझने में उन्हें अभी भी समय लग रहा है कि जो ये USA है ना, ये इतना बड़ा ग्लोबल लीडर क्यों बना? सिर्फ और सिर्फ अपनी वेल्थ, अपने पैसे और मिलिट्री पावर की वजह से नहीं, ये बना जो इनका गवर्नेंस का मॉडल है। भाई USA में तो करप्शन बहुत कम है ना, तो इसीलिए ये इतना आगे बना। तो देखो क्या कहता है सेंटेंस में, एरर कहाँ है, किस पार्ट में एरर है, देखते एक बारी। देखो मेरे को एक चीज़ देखते ही पता लग गई कि यहाँ पर इट्स वेल्थ था, यानी इट्स किसके लिए आया? इट्स आया USA के लिए। तो और अगले पार्ट में मैंने लगाया देयर गवर्नेंस मॉडल। अब गवर्नेंस मॉडल भी किसका था? वो भी USA का था। तो भाई या तो दोनों में इट्स लगाना था या फिर मैं दोनों में क्या लगा देता? देयर लगा देता। लेकिन हमने पढ़ा है नॉन लिविंग के लिए इट्स लगाते हैं। तो USA में लोग तो जिंदा रहते हैं लेकिन USA के लिए आप क्या लगाएंगे? इट्स लगाएंगे। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर था बच्चों? यहाँ लास्ट पार्ट में एरर था, देयर की बजाय इट्स गवर्नेंस मॉडल आना चाहिए था। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम फटाफट। चाइना हैज़ शोन लिटल इंटरेस्ट इन डिलीवर ग्लोबल पब्लिक गुड्स। अपन ने अभी अच्छा एक चीज़ और पिछली क्लास में किया था अपन ने कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर होता है। तो देखो यहाँ भी पेयर है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये कंजंक्शन पेयर में यूज़ हुई थी। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहता है? एरर कहाँ दिखा? एरर देखते ही पता लग गया, क्लास में बहुत बार किया है हमने कि जब भी कभी प्रपोजिशन के बाद वर्ब आए तो वो V1 नहीं, वो V1 प्लस ING फॉर्म में आती है। यानी यहाँ डिलीवर की बजाय क्या आना था? डिलीवरिंग। यानी चाइना ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया ग्लोबल पब्लिक गुड्स को डिलीवर करने में, यानी इसके थर्ड पार्ट में एरर था, वर्ब के पीछे ING लगाना था। चलो सेवन्थ सेंटेंस देखते हैं एक बारी।
The Bombay High Court's Aurangabad bench has allowed a transgender to contest village panchayat polls in women category, saying that such persons have the right to self-perceived gender identity. देखो जो बॉम्बे की हाई कोर्ट है ना, उसने एक ट्रांसजेंडर को एक राइट दे दिया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, कि आप अगर पंचायत में इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो जेंडर कॉलम में आप वुमेन भरोगे। ये इनको राइट दिया गया है। क्यों? क्योंकि भाई ये इनका एक फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ कहाँ एरर दिखा? इस सेंटेंस में मुझे एरर दिखा वुमेन कैटेगरी के अंदर। देखो, एक मैन की कैटेगरी थी, एक वुमेन की कैटेगरी थी, लेकिन क्या था? ट्रांसजेंडर की कोई कैटेगरी नहीं थी। तो अब ट्रांसजेंडर को भी अधिकार दिया कि आप इसी कैटेगरी में भरो। यानी इस कैटेगरी पे किसने पोजीशन दिखा दी? ट्रांसजेंडर ने। यानी ट्रांसजेंडर ने किस कैटेगरी पे पोजीशन दिखाई? वुमेन कैटेगरी पे। इसीलिए यहाँ क्या लगाना था? अपोस्ट्रोफे एस लगाना था। वुमेन्स कैटेगरी, यानी कौन सी कैटेगरी में? वुमेन की कैटेगरी में। अपन ने पढ़ा है ना, अपोस्ट्रोफे के आगे भी नाउन और पीछे वाला भी नाउन, लेकिन पीछे वाला नाउन नाउन की तरह काम करता है, आगे वाला नाउन एडजेक्टिव की तरह। अब देख लो, मैं पूछूं कौन सी कैटेगरी, आप कहोगे जी वुमेन कैटेगरी। यानी इस कैटेगरी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये वुमेन दे रही थी, इसीलिए इसको अपोस्ट्रोफेस की तरह यूज़ किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है, दीज लॉज ब्लेटेंट वायलेट द राइट टू प्राइवेसी विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ए मच लॉडेड जजमेंट in 2017 decreed to be fundamental। देखो सेंटेंस में एरर तो पढ़ते ही मिल गया था। दीज क्या था? कल सीखा था, दीज प्रोनाउन का काम करता है जब सब्जेक्ट बनता है, लेकिन जब नाउन के पहले आ जाए तो दीज एडजेक्टिव होता है। यहाँ दीज एडजेक्टिव था और दीज के बाद प्लूरल नाउन आता है, यानी लॉज एक प्लूरल नाउन आ गया था। यहाँ तक तो ठीक था। अब आया ब्लेटेंट वॉयलेट। देखो वर्ब थी वॉयलेट, और आपको पता है वर्ब को जो चीज़ क्वालिफाई करती है वो कहलाती है एडवर्ब। वो क्या कहलाती है? एडवर्ब। यानी इस ब्लेटेंट को, इस वॉयलेट को क्वालिफाई करती एक एडवर्ब, और एडवर्ब 99% केसेस में वो होती है जिसके पीछे एल वाई लगा है। यानी ये ब्लेटेंट किस चीज़ में बदल जाता? ये ब्लेटेंट बदल जाता ब्लेटेंटली, यानी ये होता। एडवर्ब आनी थी यहाँ, इसीलिए इसके पीछे एल वाई लगाकर इसे एडवर्ब बना दिया गया। अब बात करते हैं ब्लेटेंट होता क्या है। देखो ब्लेटेंट क्या होता है? एक बोल्ड एक्शन, शेमलेस बोल्ड एक्शन जो होता है उसे हम ब्लेटेंट कहते हैं। बोल्ड एक्शन, शेमलेस बोल्ड एक्शन को आप क्या कहते हैं बच्चों? ब्लेटेंट कहते हैं। शेमलेस बोल्ड एक्शन। इसी के लिए ना एक एग्जैक्ट सिनोनिम मेरे पास आता है, जो हमने वो कैब के सेशंस में कई बार क्लासेस में किया है। इसके लिए एक और वर्ड आता है क्लैमरस। क्लैमरस ये एडजेक्टिव है, क्लैमरस भी यही होता है भाई, शोर शराबा करना। एक शेमलेस बोल्ड एक्शन, ये इसका एग्जैक्ट सिनोनिम लगता है। इसके बाद आ जाओ, एक और वर्ड, हमें दो वर्ड और सीखने को मिल गए यहाँ। एक वर्ड हमने यहाँ सीखा लोडेड। कौन सा सीखा? लोडेड। देखो लोडेड का मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई हो, यानी कि हैप्पीनेस वाली चीज़। इसका मीन्स हो जाता है एक्सटोल, जो एक अच्छी चीज़ है भाई, खुशी की बात है। एक्सटोल भी अपन ने क्लासेस में किया है। कैसे किया था अपन ने? सारे टोल को अगर एक्स आउट कर दे तो लोगों में क्या होगी? बहुत ज़्यादा खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी। तो वही लोडेड का मतलब होता है हैप्पीनेस। और याद कैसे रखा था भाई? याद रखने के लिए मैंने तो LAU देखा, LAU देखते ही मेरे दिमाग में लाफ्टर आ गया, उससे मैंने रिलेट किया था। उसके अलावा एक और वर्ड सीखने को मिला, डेक्री। देखो कोर्ट जब भी ऑर्डर देती है ना तो उसको डेक्री बोलते हैं, आदेश देती है, डेक्री। इस वर्ड को कैसे याद करें? लिंक वर्ड से। हमने तो ऐसे याद रखा था भाई कि डेक्री, देखो गुजराती में अपनी बेटी को डीकरी बोलते हैं, मैंने याद किया था डीकरी, यानी कोई लेडी है बार बार अपनी बेटी को कह रही है डीकरी डीकरी, यानी उसे कोई ना कोई आदेश दे रही है। क्या कर रही है? उसे कोई ना कोई आदेश दे रही है कि भाई ऐसे कर ले। इस तरीके से मैंने वर्ड याद किया था। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हाँ एरर मिल गया ना इसके अंदर। एरर क्या था इसका? एरर था ब्लेटेंटली आना था, क्योंकि वॉयलेट को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए थी, क्योंकि वॉयलेट अपने आप में एक वर्ब थी और ब्लेटेंटली वॉयलेट को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द लेवल ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस इन ए सिविल यूनियन विच इज ए
द लेवल ऑफ ए, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, द लेवल ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस इन ए सिविल यूनियन विच इज़ ए सोलमनाइजेशन ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मतलब नहीं भी बना पाए तो कोई इशू नहीं था, सीधा सा एक काम कर लेते, द सब्जेक्ट था, जब नहीं बना पाओ तो यही काम करो। लेवल क्या था, लेवल द आर्टिकल था, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, यानी लेवल एक नाउन था और नाउन तो सब्जेक्ट बन सकता था, यानी मैं मान सकता था कि ये लेवल इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। अभी ये नहीं कह रहा होगा, अभी और देखते हैं, हो सकता था। आ जाओ, ऑफ एक प्रपोजिशन थी, क्लास में सीखा था प्रपोजिशन के बाद आने वाली चीज़ कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनती। इन फिर से प्रपोजिशन थी, फिर से इसके बाद आने वाली चीज़ नहीं बनती। विच तो कोई और ही काम कर रहा था भाई, विच तो एक कनेक्ट कर रहा था इनको। विच इज़ ए सोलेमनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। देखो इस सेंटेंस में ना, जितना बड़ा सेंटेंस हो सिर्फ एक ही काम करना है, सब्जेक्ट ढूंढ लो। सब्जेक्ट लेवल था और इसकी वर्ब थी ब्रीच। द लेवल ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेवल एक सिंगुलर थी या प्लूरल चीज़ थी? लेवल एक सिंगुलर नाउन था। क्यों सिंगुलर नाउन था भाई? प्लूरल होता तो इसके पीछे एस लगता, एस नहीं था तो सिंगुलर था। और जब भी कभी सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो वर्ब कैसी होगी, हमने सीखा था, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके पीछे एस या ई एस लगाते हैं, यानी इस वर्ब के पीछे एस या ई एस लगा के इसे सिंगुलर बना सकते थे। यहाँ सिंगुलर ही वर्ब आनी थी, तो ब्रीचेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आ जाओ 10th सेंटेंस की तरफ। Almost all section of people, including farmers, agree that the Agricultural Produce Market Committee, initiated in the 1960s for a few crop, has outlived their utility। देखो इतना सोचने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, सीधी सी एक बात देख लेते। एरर पहले ही पार्ट में मिल गया था। ऑल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। मैं बोल दूँ ऑल बॉयज़, मैं बोल दूँ ऑल स्टूडेंट्स, मैं बोल दूँ ऑल क्लासरूम्स, यानी ऑल के बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन आता है। ऑल के बाद सिंगुलर चीज़ नहीं आती, प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर नाउन नहीं आता। लेकिन सेक्शन तो एक सिंगुलर नाउन दिख रहा था भाई, दिख ही रहा था। तो ये सेक्शन किस में बदल जाता है? ये सेक्शन चेंज हो जाता है किस में? सेक्शंस में। क्योंकि ऑल का मतलब ही होता है यार सारे, तो सारे एक चीज़ सारे थोड़ी हो जाएंगी, एक से ज़्यादा ही चीज़ें सारी होंगी, तो इसीलिए प्लूरल नाउन बनाना था। आ जाओ द नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द सिस्टम नीड्स ए न्यू पॉलिसी इन द फेस ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स ग्रोथ स्लो डाउन, द क्रॉप कॉम्पोजिशन नॉट वाइडनिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड नॉट हैपन। देखो यहाँ ना मुझे देखते ही एक पता लग गया, एक राइम ही दिख गई आपको। द क्रॉप कॉम्पोजिशन नॉट वाइडनिंग, यानी नोट के बाद जो भी वर्ब आई वो कैसी आ गई थी? आईएनजी फॉर्म में आ गई थी। और अगले सेंटेंस में, अगले पार्ट में क्या कर रहा था? एंड इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड नॉट हैपन। तो यहाँ भी वर्ब कैसी फॉर्म में आनी थी? आईएनजी फॉर्म में आनी थी। पिछली डेली डोज में हमने किया था कि एंड एक सिमिलर चीज़ों को जोड़ता है, बट जो है डिफरेंट चीज़ों को जोड़ता है, एंड सिमिलर चीज़ों को जोड़ता है। जैसे मैं बोल दूँ ही इज़ ऑनेस्ट एंड ए हार्ड वर्किंग पर्सन, वो ऑनेस्ट भी है और हार्ड वर्किंग पर्सन भी है। और अब यानी एंड ने दो सेम चीज़ों को जोड़ा, और बट कैसे जोड़ता? कॉन्ट्राडिक्शन करता। ही इज़ एन ऑनेस्ट बट लेजी पर्सन, यानी एंड जोड़ता है ना तो सेम चीज़ों को जोड़ता है, और सेम चीज़ें हर तरह से सेम होती है, फॉर्म भी सेम होते हैं। यानी यहाँ वर्ब के बाद आईएनजी था ना, तो यहाँ भी मुझे वर्ब के बाद आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि एंड से जोड़ रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाओ। द चार्ज शीट लिस्ट 20 पर्सन इंक्लूडिंग P.S. सरित, स्वप्ना, सुरेश एंड K.T. रमीश एज एक्यूज्ड। देखो सीधी सी बात, पढ़ते ही एरर मिल गया था। द क्या था? द एक आर्टिकल था, आर्टिकल के बाद क्या आना था? नाउन आना था, और ये थी वर्ब। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट थी चार्ज शीट, और चार्ज शीट एक सिंगुलर थिंग थी, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब भी सिंगुलर ही। लेकिन यहाँ तो लिस्ट था, तो इसको कैसे बनाओगे सिंगुलर? इसके पीछे एस लगा देते, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सेंटेंस करेक्ट। अब देख रहे हो अभी हम सिर्फ 2 ही या 3 ही चीज़ों के एरर
प्रैक्टिस करवा रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब के, यानी सब्जेक्ट और वर्ब पहचाननी सीख जाओ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है भी या नहीं, उसके बाद बाकी टाइप्स के एरर भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस था द NIA हैज़ इन्वोक्ड सेक्शंस 16, 17, 18 एंड 20 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अगेंस्ट द एक्यूज। देखो पहली चीज़ तो द एक आर्टिकल था, भाई पोस्टमार्टम कर लिया करो कुछ भी समझ ना आए। द आर्टिकल था, आर्टिकल के बाद नाउन था NIA, और ये कैपिटल में था दोस्तों। जो भी चीज़ कैपिटल में होती है वो किसी चीज़ का नाम ही होती है। NIA होती है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये एक सिंगुलर थिंग थी, तो इसके लिए वर्ब कैसी लगाई आपने ने, इसके लिए जो वर्ब आई हैज़, एक सिंगुलर वर्ब आ गई। हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी इन्वोक्ड आ गई। सेक्शंस फिर से नाउन था, ये कुछ आर्टिकल्स इसके जोड़ दिए थे। इसके बाद ऑफ प्रपोजिशन थी, द फिर से आर्टिकल था। अनलॉफुल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज नाउन था और अनलॉफुल एक एडजेक्टिव था। यहाँ तक बात क्लियर है। प्रिवेंशन एक्ट अगेंस्ट द एक्यूज, देखो मेरी बात सुनो, द ना एक आर्टिकल होता है आप जानते ही हो, और आर्टिकल के बाद नाउन आता है आप ये भी जानते हो, लेकिन एक्यूज एक वर्ब होती है। एक्यूज एक वर्ब होती है, जैसे आप बोलते भी हैं ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, वह मर्डर का आरोपी है, लेकिन एक्यूज एक वर्ब होती है और हमें नाउन चाहिए था। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इसका इस्तेमाल कर देते वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह। इसे क्या बना देते हम, इसे बना देते एक्यूज्ड। इसे क्या बना देते हम, एक्यूज्ड बना देते इसे, ठीक है, बन जाता। तो यहाँ क्या आना था, द एक्यूज्ड। द NIA हैज़ इन्वोक्ड सेक्शन 16, 17, 18 एंड 20 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड। 14 सेंटेंस देख लो। सेक्शन 20 डील्स विद द पनिश फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सेम एरर जानबूझ के डाला गया है भाई। सेक्शन 20 क्या था, सेक्शन 20 एक नाउन था भाई, एक नाम था, सब्जेक्ट बन रहा था। डील्स एक वर्ब थी, ये सिंगुलर था, तो डील्स यानी वर्ब के पीछे भी क्या लगा हुआ था, देखो डील्स S लगा हुआ था, सिंगुलर वर्ब थी, क्योंकि सब्जेक्ट भी कैसा था, सिंगुलर था। विद प्रपोजिशन थी, द एक आर्टिकल था, और आपको पता ही है प्रपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो नाउन ही बनता है। द पनिश, जो पनिश थी दोस्तों वो V1 थी, पनिश जो थी वो V1 थी। अपने को नाउन चाहिए था, तो इसकी जगह क्या लगा देते, इसको नाउन बना देते पनिशमेंट, यानी नाउन चाहिए था और इसने वर्ब लगाई। पनिश की जगह क्या आना था, पनिशमेंट, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस आता है ऑन दी वायलेंट क्लैश इन गलवान विच सॉ द फर्स्ट कॉम्बैट फैटलिटीज इन ओवर 5 डिकेड्स द मिनिस्ट्री said 20 soldiers lost their life while preventing PLA troops from ingressing into Indian territory। जो अभी गलवान घाटी में लड़ाई हुई थी उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, तो मिनिस्ट्री क्या कहती है, 20 सोल्जर लॉस्ट देयर लाइफ। देखो मेरी बात सुनना, लाइफ तो एक सिंगुलर चीज़ थी दोस्तों, जैसे मेरी ज़िंदगी, आप बोलते भी है माई लाइफ माई रूल्स, हालांकि होता नहीं, माई लाइफ मतलब मेरी ज़िंदगी, लेकिन कितने जवानों ने अपनी ज़िंदगी दे दी, 20 जवानों ने अपनी ज़िंदगी दे दी। तो इन 20 जवानों की, 20 सोल्जर्स की क्या एक ही लाइफ थी क्या, इनकी एक लाइफ नहीं थी, इनकी कई सारी ज़िंदगियां थी, यानी 20 ज़िंदगियां थी। तो ये लाइफ सिंगुलर की बजाय कैसे आना था, ये लाइफ सिंगुलर की बजाय प्लूरल फॉर्म में आना था, समझ गए, इसीलिए इस लाइफ को हटा के लाइव्स बनाना था, VES लगाना था, ये एरर था इसके अंदर। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अच्छा एक इसके अंदर वोकैब और देखने को मिली मुझे दिखा इनग्रेसिंग। इनग्रेसिंग, देखो जो ग्रेस होता है ना, ये एक रूट वर्ड होता है। ग्रेस जो होता है दोस्तों ये एक रूट वर्ड होता है, ग्रेस जो होता है ये एक रूट वर्ड होता है। इसका मतलब होता है टू वॉक, यानी चलना। और अब वो कहाँ चल रहे हैं, इन ग्रेसिंग, यानी हमारे देश के अंदर चल रहे हैं। तो इस इन ग्रेसिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, टू फोर्सफुली एंटर इन ए टेरिटरी, किसी टेरिटरी में जोर ज़बरदस्ती करके घुसना, इस चीज़ को कहते हैं इनग्रेसिंग इनटू इंडियन टेरिटरी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। द प्रोटेस्टर्स आर मैनेजिंग टू स्टे ड्राई इन इट्स ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज विच इज़ कवर्ड विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ थिक प्लास्टिक। देखो पढ़ते ही पता लग गया, पिछली 2-3 डेली डोसेज में यही एरर डाले ताकि हम सीख जाएं। जब भी कभी नॉन लिविंग की पोजेशन दिखानी हो तब आपा इट्स लगा दिया करते हैं, लेकिन जब लिविंग की पोजेशन दिखानी हो तो आपा
देयर लगाते हैं। अब मेरी बात सुनो, द प्रोटेस्टर आर मैनेजिंग, द आर्टिकल था, प्रोटेस्टर नाउन था, प्लूरल नाउन था, इसलिए प्लूरल वर्ब आर आ गई, वी1 प्लस आई एन जी आ गया, टू प्लस वी1 इन्फिनेटिव आ गया, ड्राई एडजेक्टिव आ गया, इन प्रपोजिशन आ गई इट्स। देखो किसके ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर हैं किसके, ट्रैक्टर हैं जी प्रोटेस्टर्स के, यानी जो प्रोटेस्ट कर रहा है ना उन्हीं के तो ट्रैक्टर हैं, यानी पोजेशन किसी लिविंग पर्सन की है, तो इट्स नहीं, इट्स की जगह मुझे क्या लगाना था, देयर, देयर लगाना था भाई, सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। द प्रोटेस्टर्स आर मैनेजिंग टू स्टे ड्राई इन देयर ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज विच इज कवर्ड विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ थिक प्लास्टिक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, taking note of delays in trial of Northeast Delhi riots cases, and court here directed the Deputy Commissioner of Police to issue directions to investigating officers to supply copies of the charge sheets to the accused well within time। देखो जितना बड़ा सेंटेंस उतना छोटा एरर, देखते ही मुझे एरर मिल गया था। मुझे क्या एरर मिला था, एन का। आर्टिकल हमने पीछे भी क्लास में सीखा था, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए, यानी आर्टिकल के बाद क्या आना चाहिए, कोई ना कोई नाउन, और ये कोर्ट एक नाउन था। लेकिन कोर्ट कैसी साउंड दे रहा था, क्या वोवल साउंड दे रहा था, कोर्ट एक कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा था, कॉन्सोनेंट साउंड थी, को यानी क से शुरू थी, और क से शुरू थी, कॉन्सोनेंट साउंड थी दोस्तों, तो एन नहीं, क्या आना था, ए। तो यहाँ आर्टिकल का एरर था, छोटा सा एरर था, यानी बड़ा सेंटेंस देख के घबराना नहीं है, पूरा सेंटेंस पढ़ो, एरर मिल जाएगा। 19 सेंटेंस पढ़ते हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड द सिटी गवर्नमेंट टू रिप्लाई टू अ पेटिशन टू रिलीज ऑन बेल दैट अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हु हैव सर्व्ड more than half of the maximum sentence which would be awarded to them if convicted for the lesser of the multiple offenses they are facing trial। देखो सेंटेंस का मीनिंग मैं बता देता हूँ। जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने मंडे को सिटी गवर्नमेंट को कहा है कि आप उस पेटिशन का जवाब दो कि उन कैदियों को बेल दे दी जाए, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो जेल में भीड़ कम करनी है। तो क्या करना है, उन कैदियों को बेल दे दो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, यानी अभी उन्हें सज़ा नहीं हुई, अभी वो अंडर ट्रायल है, उनका केस चल रहा है। हु हैव सर्व्ड मोर देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस, किसी क्राइम में 10 साल की सज़ा होनी थी लेकिन 5 सालों से जेल में, अभी अंडर ट्रायल में है, तो उन्हें एक बार बेल दे दो ना। विच वुड बी अवॉर्डेड, किन कैंडिडेट्स को मिलेगी, इफ़ कन्विक्टेड फॉर द लेसर ऑफ द मल्टीपल ऑफेंसेस, यानी एक से ज़्यादा क्राइम उन्होंने ना किए हो, ऐसे कैदियों को आप एक बारी के लिए बेल दे दो ताकि भीड़ हटाई जा सके जेल से। तो इसके अंदर एरर क्या था, एरर देखो सीधी सी बात थी। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड द सिटी गवर्नमेंट टू रिप्लाई टू अ पिटीशन टू रिलीज ऑन बेल दैट, नहीं, देखो दैट नहीं, यहाँ आना था दोस। भाई कौन से कैदियों को बेल देनी थी, दोस। दैट का तो एक अलग ही सेंस होगी, दैट तो वो होता जो पहले उसका जिक्र किया होता, लेकिन यहाँ पहले इसका जिक्र किया ही नहीं। जैसे मैं बोल दूँ, मैं बोल देता हूँ माई फ्रेंड हैज़ गिफ्टेड मी ए कार, दैट कार इज़ नॉट सो गुड। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, माई फ्रेंड हैज़ गिफ्टेड मी ए कार, गिफ्टेड मी ए कार। अब मैं बोलता हूँ दैट कार इज़ नॉट सो गुड, यानी वो गाड़ी अच्छी नहीं थी। यानी दैट जब यूज़ होता है जब उसका पहले कहीं जिक्र कर दिया जाए, लेकिन अभी तो हमें बताना था कौन से कैदियों को, दोज, उन कैदियों को जिन्होंने मल्टीपल क्राइम्स नहीं किए, इसीलिए यहाँ दोज लगाना था। जैसे एक और सेंटेंस के साथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, अवार्ड्स विल बी गिवन टू, अब दैट या दोज, टू दोज, अवार्ड्स विल बी गिवन टू दोज चिल्ड्रन हु विल पास द एग्ज़ाम। यानी कहने का मतलब यही था भाई, जब किसी चीज़ का जिक्र करना हो पहली बार तो पापा दोज लगाते हैं, ठीक है। या एक और सेंटेंस से कर लेते हैं, अवार्ड की जगह लगा देता हूँ पनिशमेंट विल बी गिवन टू दोज चिल्ड्रन हु आर मेकिंग नॉइस, जो परेशान करे, क्लास में शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ दैट की बजाय क्या लगाना था, दोज लगाना था। समझ गए। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तमिलनाडु एंड कर्नाटका बोथ नेबरिंग केरला पुट देयर एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑन अलर्ट एज फियर्स ऑफ द बर्ड फ्लू। देखो पढ़ते के साथ ही एरर मिल गया। कितनी बार ही हमने इस एरर को कर लिया। हमने देखा देयर, और देयर किसकी पोजीशन बताता है,
देयर पोजेशन बताता है लिविंग थिंग की, लेकिन यहाँ तमिलनाडु और कर्नाटका कोई लिविंग पर्सन थे क्या? नहीं थे, नॉन लिविंग थे। तो यहाँ क्या लगा देते? इट्स। यानी इस देयर को हटा के हमें क्या लगाना होता? हमें लगाना होता इट्स। यही इस सेंटेंस का एरर था। तो ये हमारे थे कुछ एरर्स। इसके बाद एक स्टोरी दी हुई है, हम जल्दी से एक बारी हमारी स्टोरी देख लेते हैं। वो कैब भी सीख गए हो, अब एक बार स्टोरी पर फटाफट नज़र डालते हैं। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन दी विलेज। एक बूढ़ा व्यक्ति एक गांव में रहता था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट डैश इन दी वर्ल्ड। यानी वो क्या था? वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट डैश इन दी वर्ल्ड। अब इसको भरना था। पहले ना एक बार पूरी स्टोरी पढ़ते हैं, पहले कभी फिलर साथ के साथ नहीं पढ़ते वरना गलतियाँ होती है। तो पहले पूरी स्टोरी पढ़ो। An old man lived in the village. He was one of the most unfortunate dash in the world. The dash village was tired of him. He was always dash. He constantly complained and was always in a डैश मूड। यानी मुझे यहाँ तक पढ़ के पता लग गया कि वो हमेशा कंप्लेन करता था। तो उसका मूड कैसा होगा? अच्छा तो नहीं होगा, कुछ परेशान सा या दुखी सा होगा। और इतना परेशान आदमी था, द डैश विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम। तो वो व्यक्ति कैसा होगा? खुश होगा, परेशान होगा, थोड़ा दुखी सा होगा। यानी यहाँ से एक सेंस मिली कि जो ओल्ड मैन था ना, वो अपनी लाइफ से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था। आगे पढ़ते हैं। द डैश ही लिव्ड द मोर बाइल ही वॉज बिकमिंग। कह रहे जितना वो जीता ना उतना वो जहरीला बनता जा रहा था। एंड द मोर पॉइजनस वर हिज वर्ड्स। और उसके शब्द भी और ज़्यादा जहरीले बनते जा रहे थे। पीपल अवॉइडेड हिम बिकॉज हिज मिसफॉर्चून डैश। People avoided him because his misfortune dash contagious. It was even unnatural and insulting to be dash next to him. आगे पढ़ते हैं। He created the feeling of unhappiness in others. Dash नहीं है। He created the feeling of unhappiness in others. But one day when he turned 80 dash old, an incredible thing happened. Instantly everyone started hearing the rumor an old man is happy today. देखो यहाँ आके मुझे पता लगा कि वो व्यक्ति दुखी था। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इंस्टेंटली एवरीवन स्टार्टेड हियरिंग द रूमर। एक दिन सारे ये अफवाह सुनने लगे कि जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, एन ओल्ड मैन इज़ हैप्पी, वो आज खुश है। इसका मतलब आज तक वो दुखी था। तभी तो लोगों में आज ये चर्चा चली कि भाई वो खुश कैसे था। यानी अभी तक ऑप्शंस भी नहीं देखे, लेकिन ओल्ड मैन के बारे में एक आइडिया मिल गया। ही डज नॉट कंप्लेंट अबाउट डैश। अब वो किसी चीज़ की शिकायत नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छी बात है। स्माइल्स एंड इवन हिज फेस इज फ्रेशन अप। यानी वो किसी चीज़ की शिकायत भी नहीं कर रहा और आज तो उसके चेहरे पे खुशी भी है। द होल विलेज गैदर टुगेदर। पूरा गांव इकट्ठा हो गया उसे देखने के लिए। द ओल्ड मैन डैश। वट हैपन टू यू? नथिंग स्पेशल। 80 years I have been chasing happiness and it dash useless, and then I decided to live without happiness and just enjoy life. That's why I am happy now. An old man. यानी इस ओल्ड व्यक्ति ने कहा, लोगों ने उससे कुछ पूछा होगा तो उसने कहा नथिंग स्पेशल। 80 years आई हैव बीन चेजिंग हैप्पीनेस। 80 साल का हो गया, 80 सालों से खुशी को ढूंढ रहा था। एंड इट डैश यूजलेस। आज तक तो ढूंढ नहीं पाया। एंड देन आई डिसाइडेड टू लिव विदाउट हैप्पीनेस। जैसे ही मैंने तय किया कि मैं बिना खुशी के ही रह लूँगा एंड जस्ट इन्जॉय लाइफ, सिर्फ लाइफ को इन्जॉय करूँगा, दैट्स वाई आई एम हैप्पी नाउ। मैं उसी मोमेंट पर खुश हो गया। ये एन ओल्ड मैन ने जवाब दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, डोंट चेज हैप्पीनेस, इन्जॉय योर लाइफ। भाई खुशी के पीछे मत भागो, अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करो। एक बार स्टोरी पढ़ ली, अब आपा शुरुआत से अपनी स्टोरी को फील करते हैं। देखो, एन ओल्ड मैन लिव इन दी विलेज। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट डैश इन दी वर्ल्ड। देखो दोस्तों, जब भी वन ऑफ दी आ जाता है ना, वन ऑफ दी जब भी आ जाता है उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है। ये चीज़ कैसे सीखे? वन ऑफ दी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है। देखो, मैं कई चीज़ों में से ही तो एक को छांटूंगा या एक में से एक को छांट लूँगा। मैं कहता हूँ वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ए डॉक्टर। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ए डॉक्टर। अब ये सेंटेंस ना गलत था, क्योंकि मेरे कई दोस्तों में से एक दोस्त डॉक्टर है, या एक दोस्त में से एक दोस्त डॉक्टर, यानी कई दोस्तों की सेंस बनानी थी, तो यहाँ फ्रेंड्स लगाना था, यानी एक प्लूरल नाउन बनाना था। अब मैं फिर से आपसे कहता हूँ वन ऑफ माई रिलेटिव, वन ऑफ माई रिलेटिव इज़ एन इंजीनियर। मेरे
रिश्तेदारों, कई रिश्तेदारों में से एक इंजीनियर है, तो वन ऑफ माई रिलेटिव्स, रिलेटिव नहीं रिलेटिव्स, यानी कई चीज़ों में से ही तो एक चीज़ छाटूंगा ना यार। कई दोस्तों में से एक चीज़ छाटी, किसी कई बुक्स में से एक चीज़ छाटी, यानी वन ऑफ के बाद हमेशा ही हमेशा प्लूरल नाउन आता है। यानी मुझे इतना तो पता चल गया कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आना था, तो यहाँ कुछ प्लूरल थिंग आनी थी। अब वो प्लूरल थिंग क्या थी? देखो मैन तो प्लूरल था नहीं, ये तो एक ही आदमी था। मैन अगर होता तो प्लूरल होता, यहाँ तो MAN था, AN एक आदमी और EN बहुत सारे आदमी। तो इसी चीज़ से मैंने फर्स्ट ऑप्शन को तो देखते के साथ एलिमिनेट कर दिया। अब बारी आई पर्सन की, पर्सन भी एक था भाई, उसे भी एलिमिनेट कर दिया। सेकंड बात आई पर्सन्स की। देखो वैसे पर्सन्स यूज़ कब करते हैं? पर्सन्स हम यूज़ करते हैं जब कोई कोर्ट की बात हो, क्राइम की बात हो, जब मान लो कोर्ट कहती है कि पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस विल बी पनिश्ड, तब पर्सन्स यूज़ होता है। वरना एक पर्सन, एक आदमी को पर्सन कह दिया और जैसे ही दो आदमी हुए उनको पीपल कह देते हैं। यानी पर्सन वर्ड ना जनरली लीगल टर्म्स में ही यूज़ होता है। इसीलिए मैंने यहाँ मैन को भी हटाया क्योंकि मैन सिंगुलर था, पर्सन को हटाया क्योंकि ये भी अकेला था, और पर्सन से हटाया क्योंकि लीगली यूज़ होता था। तो क्या आंसर बचा? सिर्फ पीपल बचा, इसमें पीपल ही आना था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट फिलर पढ़ते हैं। द डैश विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम। कहते नहीं है भाई पूरा गांव ही उससे दुखी था। तो फुल, फुल तो देखो यार क्वांटिटी बताता है कि फुल ग्लास, ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क, इसलिए मैंने इसे काट दिया। टोटल तो एक मैथमेटिक वर्ड था, टोटल तो वैसे भी नहीं आना था। एवरी विलेज, भाई सारे दुनिया के गांव उससे परेशान थे या नहीं? जिस गांव में वो रहता था ना, वो पूरा गांव उससे परेशान था, तो यहाँ आना था होल। द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम। देखो अगर आप क्या करते, एक सेंटेंस पढ़ते और उसी टाइम ऑप्शंस पढ़ लेते ना, तो एक सेंस डेवलप नहीं कर पाते और फिर हम गलतियां करते क्योंकि हम गलत चीज़ को एलिमिनेट ही नहीं कर पाते। क्लोज टेस्ट और फिलर्स या वोकैब इडियम फ्रेसिस का रूल होता है गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करो, बेस्ट ऑप्शन अपने आप निकल कर आ जाता है। इसलिए मैंने पहले मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े, पूरा पैरा पढ़ा। ऐसे ही करते हैं क्लोज टेस्ट और फिलर्स को। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ही वॉज ऑलवेज डैश। अब देखो उससे पूरा गांव दुखी था, वो सबसे, वो था सबसे, क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेट को, जिसका भाग्य बहुत ख़राब था, ऐसा व्यक्ति था। तो क्या वो खुश होगा? वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। और बिजी भी नहीं होगा भाई। बिजी कैसे होगा? बिजी तो तब होगा जब कुछ काम करता हो, कुछ काम ही नहीं करता, सारा गांव ही उससे परेशान है। काम करते तो परेशानी के होते। बैगिंग, देखो बैगिंग तो होता भीख मांगना, तो वो वैसे भी बैगिंग नहीं, बैगिंग की तो कोई सेंस आ ही नहीं रही, कहीं भी नहीं बोला उसने कि वो भीख मांग रहा था, उसने तो बस ओल्ड मैन लिखा। तो ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब ही होता है दुखी रहना, अनहैप्पी, एक अनप्लीजेंट सी सिचुएशन जिसमें बच्चा कैसा होता है, दुखी रहता है। इंसान कैसे रहता है? दुखी, ग्लूमी। ग्लूमी वर्ड को याद कर लेना, इसका कोई लिंक वर्ड नहीं है, सीधा सा ही याद हो जाता है। तो ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वो हमेशा दुखी रहता था। ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेंट, हमेशा कंप्लेंट करता रहता था। एंड वॉज ऑलवेज इन ए डैश मूड। अभी सीख के हटे हैं कि भाई दुखी रहता था तो उसका मूड कैसा होगा दोस्तों? उसका मूड गुड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्लेस्ड मूड भी नहीं होगा। ब्लेस्ड तो ये होता है ना, ब्लेस्ड चाइल्ड, जब कुछ होता तब ब्लेस्ड होता, तो ब्लेस्ड मूड कहाँ से होगा? हैप्पी भी नहीं था, एक ही नेगेटिव वर्ड था। मुझे यहीं से पता लग गया कोई नेगेटिव वर्ड आना था, और ये तीनों पॉजिटिव वर्ड थे, तो मेरे पास बस एक बैड बचा। तो क्या था? ही वॉज ऑलवेज इन ए बैड मूड, हमेशा ही उसका बेचारे का मूड खराब रहता था। द डैश ही लिव्ड। अब देखो द डैश ही लिव्ड द मोर बाइल ही वॉज बिकमिंग। भाई यहाँ नाम लॉन्गेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। लॉन्गेस्ट आता है जब सबसे ज़्यादा जीतता, यानी एक सबसे ज़्यादा। लॉन्गेस्ट तो क्या था? एक लॉन्ग एक एडजेक्टिव था। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, इसकी ये तीन फॉर्म होती है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो ये जो लॉन्गेस्ट होती ना, ये सुपरलेटिव डिग्री थी। जब सबसे ज़्यादा जीने के बाद सबसे अच्छी चीज़ हो तब ये लगाता है भाई, सभी चीज़ों से कंपेयर करते हैं तब ये लगता है। तो ये तो वैसे भी नहीं आना था। तो मुझे देखते के साथ ही मैंने कुछ ऑप्शंस को हटा दिया, लॉन्गेस्ट को हटा दिया और मोर को हटा दिया। देखो मोर तो होता है ज़्यादा, मोर तो ज़्यादा की सेंस देता है। मैं आपको बोल दूं कि मोर पीपल, और लोग आने चाहिए, यानी ज़्यादा लोग आने चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, लंबी, लंबी ज़िंदगी उसकी लंबी होनी थी, तो उसमें कुछ लॉन्ग जैसी सेंस थी। अब देखो लॉन्ग लाइफ या लॉन्गर, यानी कंपैरिजन। लॉन्ग तो बिना कंपैरिजन के पॉजिटिव डिग्री, और ये कंपैरेटिव डिग्री। तो देखो यार एक चीज़ पता चली हमें, जब पूरा पैसेज हमने पढ़ा था कि वो 80 साल का था, यानी उसकी ज़िंदगी तो ऑलरेडी लॉन्ग ही थी, यानी अब और ज़्यादा जीतता तो वो लोगों के लिए
और ज़्यादा समस्या कारण बनता है, यानी लॉन्ग नहीं, लॉन्ग तो ऑलरेडी थी, लॉन्गर, यहाँ क्या आना था, लॉन्गर। द लॉन्गर ही लिव्ड द मोर बाइल ही वॉज बिकमिंग एंड द मोर पॉइजनस वर हिज वर्ड्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पीपल अवॉइडेड हिम, पीपल उसे अवॉइड करते थे, बिकॉज हिज मिसफॉर्चून, क्यों अवॉइड करते थे, क्योंकि जो उसका दुर्भाग्य था वो कैसा था, बिकॉज हिज मिसफॉर्चून डैश कंटेजस, कंटेजस होता है फैलने वाला, जो छुआछूत की बीमारी होती है उसको कंटेजस कहते हैं भाई, एक के छूने से दूसरे को होगी, जैसे ये अभी अपना कोरोना है, ये यही है, कंटेजस ही है, फैल रहा है। तो उसका भाग्य, लोग कैसे सोचते थे भाई उसका भाग्य तो छुआछूत की बीमारी है, उसके पास जाओगे तो भी तुम्हारा बुरा हो जाएगा। बिकॉज हिज मिस फॉर्चून कहाँ है, सिक्स के ऑप्शंस, देखो सारी कहानी पास्ट की थी तो इस तो आ ही नहीं सकता था, इसको मैंने काट दिया। अब मिस फॉर्चून ना एक सिंगुलर नाउन था, उसका दुर्भाग्य, तो सिंगुलर नाउन के लिए वो आती तब भी मैं सोच लेता, लेकिन इसने क्या लगाई थी, इसने वर लगा दी थी, तो वर भी नहीं आ सकती थी भाई, सिंगुलर नाउन के लिए तो सिंगुलर वर्ब आनी थी, प्लूरल वर्ब तो आ नहीं सकती थी, तो मैंने इस भी हटाया, वर भी हटाया, मेरे पास बचा क्या, बिकम केम कम, मेरे पास क्या बचा दोस्तों, बिकम केम कम, कम केम कम, तो यहाँ क्या वर्ब की पास्ट फॉर्म लगानी थी, इसका आंसर बन जाता ए पार्ट, कि उसका दुर्भाग्य कैसा था, बिकॉज हिज मिसफॉर्चून बिकम कंटेजस, भाई दूसरों के लिए भी छुआछूत की बीमारी जैसा था। इट वॉज इवन अननेचुरल एंड इंसल्टिंग टू बी डैश टू हिम, कह रहे ये बात तो संभव ही नहीं हो सकती थी कि कोई उसके पास रहे, नेक्स्ट टू हिम, इतना दुखी व्यक्ति कोई उसके पास कैसा नहीं होगा, दुखी व्यक्ति के पास सैडनेस तो बहुत होगी, तो सैडनेस काट देते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की तो कोई बात नहीं, इसको अभी तक बेईमान नहीं कहा, इसको वो कहा है जिसका भाग्य खराब हो, गुड भी नहीं हो सकता, हैप्पी। ये क्या कहता है, इट वॉज इवन अननेचुरल एंड इंसल्टिंग टू बी हैप्पी नेक्स्ट टू हिम, कि भाई उसके पास तो ना कोई हैप्पी रह ही नहीं सकता था, वो ऐसी इतनी बड़ी पनौती था वो, उसके पास कोई हैप्पी रह ही नहीं सकता था, यहाँ वर्ड आता हैप्पी। ही क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, देखो यहाँ से ही पता लग गया उसके पास क्या नहीं रह सकते थे, हैप्पी, क्योंकि वो अनहैप्पीनेस की फीलिंग बना देता था दूसरे लोगों के भी अंदर, होते हैं ना कई नेगेटिव पर्सन, तो वो वैसा था। बट वन डे व्हेन ही टर्न 80 डैश ओल्ड, अब वो एक दिन क्या हुआ, 80 डैश ओल्ड, 80 का क्या रहा होगा, 80 ईयर या 80 ईयर्स, देखो एल्डर को तो देखते ही हटा दिया, एल्डर का यूज़ होता है जब दो बड़े, मतलब रिलेटिव्स के बारे में कोई बात हो, जैसे मैं बोल दूँ माई सिस्टर इज़ एल्डर देन मी, भाई मेरी बहन मुझसे बड़ी है, यानी ब्लड रिलेशन आए वहाँ एल्डर होता है, यहाँ तो उसका किसी से कंपेयर कर ही नहीं रहे थे, तो एल्डर तो हटा दिया, तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते, या तो ईयर ओल्ड या ईयर्स ओल्ड। अब मेरी बात सुनना, बहुत अच्छी चीज़ है, इसका आंसर था 80 ईयर्स ओल्ड। कैसे दोस्तों, एक बार ध्यान से देखना, 80 एक काउंटिंग थी, यहाँ एक नाउन आता और ओल्ड एक फिर से एडजेक्टिव था, तो यहाँ एक नाउन कैसा आता, प्लूरल आता, 80 ईयर्स ओल्ड, 80 भी एडजेक्टिव था, ओल्ड भी एडजेक्टिव था, इस नाउन के लिए आए और वो नाउन प्लूरल था, क्योंकि 80 भी प्लूरल थी इसीलिए प्लूरल नाउन लिया। समझ गए मेरी बात, 80 एक काउंटिंग थी और 80 काउंटिंग के बाद प्लूरल नाउन आना था ईयर्स, इसलिए 80 ईयर्स ओल्ड लगाया, 80 ईयर ओल्ड नहीं। अगर ईयर ओल्ड लगा देता ना, मैं ये कह देता 80 ईयर ओल्ड, तो यहाँ नाउन आया ही नहीं, 80 भी एडजेक्टिव का काम कर गई, ईयर भी एडजेक्टिव का काम कर गया और ओल्ड भी एडजेक्टिव का काम कर गया, तो अब मुझे क्या लगाना पड़ता, अब नाउन तो कोई ना कोई लगाना ही था, तो इसको कैसे लिखता, मैं लिखता 80 ईयर ओल्ड पर्सन। अब यहाँ पर्सन नाउन था, ये भी एडजेक्टिव था, ये भी एडजेक्टिव था, ये भी, और ये नाउन था, ये तीनों एडजेक्टिव इस पर्सन के लिए आ रहे थे, यानी नाउन जब भी आता है तो प्लूरल बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लगाया, 80 ईयर्स ओल्ड, इसका ऑप्शन था बी। बट वन डे व्हेन ही टर्न 80 ईयर्स ओल्ड एन इनक्रेडिबल थिंग हैपन, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ही ना किया जा सके, विश्वास नहीं किया जा सके मतलब बिलीव नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप बोलते भी हैं, इंडिया की जो टूरिस्ट वो है अपनी मंत्रालय, उसकी लाइन है इनक्रेडिबल इंडिया, कि भारत देश कैसा है, अविश्वसनीय है, यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी देश हो सकता है, तो इस इनक्रेडिबल को यूं ही रिलेट करते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय, अद्भुत चीज़ एकदम। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाओ, इंस्टेंटली एवरी वन स्टार्टेड हियरिंग द र्यूमर एन ओल्ड मैन इज हैप्पी टूडे ही डज नॉट कंप्लेन अबाउट डैश, देखो इसके अंदर ना सेंटेंस में टाइपिंग का एरर हो गया, यहाँ नॉट रिक्वायर्ड की जगह आपको लगाना था एनीथिंग,
जब भी नेगेटिव सेंस आती है ना तो एनी का यूज़ होता है। कह रहे हैं कि आज वो किसी भी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करता, तो डज नॉट कंप्लेंट अबाउट एनीथिंग, यानी अब उसे सारी चीज़ें सही लगती है। समथिंग तो देखो वैसे हट जाता, समथिंग कैसे हटता दोस्तों, समथिंग तो यूँ हटता, सम एक पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, नेगेटिव में नहीं आता। इसको हम कभी अच्छे से किसी और उसमें करेंगे डेली डोज में, सम और एनी, जब हम इसके ऊपर स्पेशल एरर्स बनाएंगे। एडजेक्टिव होते हैं दोनों ही। तो बस अभी के लिए इतना याद रखो, सम पॉजिटिव सेंस देखता है इसीलिए हट गया। और ही डज नॉट कंप्लेन अबाउट नथिंग, 2 बार नथिंग नथिंग आ जाता, डज नॉट और नथिंग, तो ये एक सुपर फ्लोज का एरर बना देता है, इसीलिए इसे भी हटा दिया। और एवरीथिंग वैसे ही हट जाता भाई, क्योंकि ही डज नॉट कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग नहीं, एनीथिंग आना था। ऑप्शन में करेक्शन कर लेना, यहाँ नॉट रिक्वायर्ड की बजाय क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा एनीथिंग। इसके बाद आ जाओ, हमारे 2 और रह गए, जल्दी से कर लेते हैं। कहाँ है, द होल विलेज गैदर टुगेदर द ओल्ड मैन डैश। अब ओल्ड मैन से क्या हुआ होगा, ओल्ड मैन सेड, देखो सारा गांव उसके पास आ गया ना, द होल विलेज गैदर टुगेदर द ओल्ड मैन डैश, तो उस ओल्ड मैन से कोई बात पूछी गई होगी। होल विलेज गैदर टुगेदर द ओल्ड मैन आस्क्ड नहीं, यहाँ उससे कोई ना कोई बात पूछी गई, तो यहाँ मैं क्या ऑप्शन लगा देता दोस्तों, मैं लगा देता वॉज आस्क्ड। ओल्ड मैन से कुछ पूछा गया, यहाँ क्या आना था, वॉज आस्क्ड। देखो आस्क्ड तो जब आता जब ओल्ड मैन ही कुछ पूछता। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, इस पर भी अभी हम बहुत काम करेंगे। ओल्ड मैन आस्क्ड, यहाँ इस आस्क वर्ब को ये ओल्ड मैन ही कर रहा था, लेकिन अब की बार क्या हुआ दोस्तों, ओल्ड मैन ने आस्क नहीं किया, लोगों ने पूछा। लोगों ने पूछा तो यहाँ पैसिव वॉइस थी, ओल्ड मैन वॉज आस्क्ड बाय दी पीपल, ये पैसिव वॉइस थी, यानी यहाँ क्या आता, वॉज आस्क्ड आता। टोल्ड तो वैसे ही हटा देता, आस्क तो इसलिए हटा दिया क्योंकि ओल्ड मैन ने नहीं पूछा था। ओल्ड मैन सेड भी नहीं, क्योंकि लोग उसके पास इकट्ठे होके आए और लोगों ने इस व्यक्ति से कुछ पूछा। तो ओल्ड मैन टोल्ड नहीं, ओल्ड मैन वॉज आस्क्ड, टोल्ड भी कट गया था, आंसर बचता था मेरे पास सिर्फ वॉज आस्क्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट फिलर क्या रहता है हमारा, वट हैपन टू यू। अब वो व्यक्ति कहता है नथिंग स्पेशल, कि कुछ भी नहीं हुआ। 80 ईयर्स आई हैव बीन चेजिंग हैप्पीनेस, 80 सालों से ढूंढ रहा था खुशी को, एंड इट डैश यूजलेस। देखो मेरी बात सुनना, इट ना एक डमी सब्जेक्ट होता है, इट एक डमी सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट की तरह काम करता है लेकिन डमी सब्जेक्ट होता है, और ये सिंगुलर होता है दोस्तों। तो जब इट ही सिंगुलर है भाई, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आनी चाहिए थी। वर्ब यानी क्या आएगी, वर्ब आएगी इट वॉज, इट वॉज यूजलेस, इट वॉज यूजलेस। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि भाई इट के लिए ही तो आई, यही तो सेंटेंस था। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, इट वॉज यूजलेस। और यूजलेस जो था ना दोस्तों, वो एक एडजेक्टिव था। अपन ने हमारी क्लासेस में बहुत बार किया है, इज एम आर वॉज वर, जब भी कभी मेन वर्ब बन जाए तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो इट ही तो यूजलेस थी, और यूजलेस एक एडजेक्टिव था, तो इट डमी सब्जेक्ट था और सिंगुलर था, इसीलिए वर्ब भी कैसी ली, सिंगुलर वर्ब ली, वॉज लिया। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट करते एक बारी। सारी स्टोरी हमारी चल रही थी पास्ट में, सारी स्टोरी हमारी किस चीज़ में चल रही थी, पास्ट में। और जब सारी स्टोरी पास्ट में ही चल रही थी, हाँ इसके ऊपर वो चलेगा नहीं मार्कर, सारी स्टोरी पास्ट में चल रही थी, तो इज़ और आर तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। इज़ और आर वैसे ही जब एलिमिनेट हो गए हमारे, तो फिर इज़ भी गया, आर भी गया, बचा क्या, वॉज या वर। और वर तो वैसे ही हटा दो क्योंकि सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, वॉज। तो ये थी हमारी आज की डेली डोज। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर समझ आया तो बार बार देखिए इसे, नहीं समझ आया अच्छे से देखिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।